आइए बच्चों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, उसका नेम है वंशागति का आणविक आधार। उस टॉपिक को अपन को, जो एक कठिन चैप्टर होता है बायोलॉजी 12th के अंदर, उसको अपन को बहुत इजी वे में उसको पढ़ना है और एक आसान तरीके से अपन को उसको कंप्लीट करना है। तो आइए अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 6। उसका जो नेम है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए चैप्टर के पास चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपना चैप्टर है तो उसके अंदर अपन को स्टडी करनी पड़ेगी, वो होता है आनुवंशिक पदार्थ। ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, इनके अपन को देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनकी वंशागति का आणविक आधार होता है, जिसकी खोज 1869 सन 1869 में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिकाओं के केंद्र के अंदर की। उनकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने मवाद कोशिकाओं के केंद्र में उसकी खोज की। साथ में खोज करने के बाद उसका जो नेम दिया गया वो नाम था न्यूक्लिन। नेम था न्यूक्लिन। लेकिन इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम देने का जो श्रेय दिया जाता है उस साइंटिस्ट का नेम है अल्टमान। नाम है अल्टमान। ठीक है। अल्टमान ने से 1899 में न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। और वो दिया क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय। अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो होते कौन कौन से। आनुवंशिक पदार्थ होते हैं नंबर एक का नाम है डीएनए। डीएनए को अपन बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नंबर 2 पे आता है, उसका नाम है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हमने पढ़ा कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, नंबर 1 होता है डीएनए और नंबर 2 होता है आरएनए। लेकिन किसी भी कोशिका के अंदर जब हम उसको देखते हैं डीएनए और आरएनए को, तो वो कहां उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कोशिकाएं होती है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 होती है, उसको अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनके अंदर क्या होता है, एक सुविकसित टाइप का केंद्रक नहीं होता, यानी उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिका होती है जिनके अंदर सुविकसित टाइप की क्या होती है, केंद्रक भी होगा और साथ में केंद्रक कला भी पाई जाती है। तो हम बात करें सबसे पहले कि अपने पास में जो असीम केंद्र की कोशिकाएं होती है या प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो हमको मिलता है कोशिका द्रव्य में। कहां मिलता है, कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि यदि ससीम केंद्र की कोशिका हो, ससीम केंद्र की कोशिका अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। उनके अंदर ये कहां मिलेगा बेटा, केंद्रक के अंदर अपन को दिखाई देता है। कहां मिलेगा, केंद्रक के अंदर। आगे हम बात करें कि ये जो डीएनए होता है ये आनुवंशिक पदार्थ कहां पाया होगा, किसका होगा। तो ये लगभग क्या होता है, सभी कोशिकाओं के अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। लगभग सभी कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हम बात करें कि जो आरएनए भी के जेनेटिक मटेरियल्स हैं, तो ये किसमें मिलेगा, ये मिलता है किसमें, कुछ विषाणुओं में। अब विषाणु कौन कौन से होते हैं, हम इनकी बात करें तो सबसे पहले होता है टीएमवी। इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से कि उन 2 जीवाणु विषाणुओं के नाम बताइए जिनके अंदर आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो नंबर 1 होता है, उसका नाम होता है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस। और उसके साथ में नंबर 2 आएगा क्यूबी जीवाणु भोजी। क्यूबी बैक्टीरियोफेज। और एक लास्ट अपन सब जानते हैं, उसका नाम है एचआईवी। एचआईवी में इनमें क्या होता है, आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आरएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है।
आगे हम बात करें कि जो आरएनए के अन्य काम क्या क्या हो सकते हैं, अन्य काम क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले हम बात करें, कोई भी कोशिका होगी उसके अंदर एक तो किसका काम करता है, अनुकूलन का काम करता है। किसका काम करता है, अनुकूलन का। नंबर 2 काम होता है उसका संरचनात्मक, उसकी स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम करता है। नंबर 3 होता है आनुवंशिक पदार्थ। अपन जानते हैं कि भाई विषाणुओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। नंबर 4 होता है उसके उत्प्रेरक अणु के रूप में काम करता है। किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो अपने पास आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसमें हम देखेंगे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अपन इतना सा देखते हैं कि ये डीएनए क्या है। डीएनए को अपन एक बड़े विस्तृत रूप से अपन को पढ़ना है, तो आइए अपन डीएनए के पास चलते हैं। तो देखिएगा बेटा, जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, एक बहुलक होता है, लेकिन है किसका, ये होता है बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है, लंबा बहुलक होता है। किसका होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, बहुलक होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है। आइए आगे जिसे अपन बात करेंगे, तो यह डीएनए की लंबाई, इसमें मिलने वाले डीएनए की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करने का जो काम होता है, निर्भर करती है, वो है एक न्यूक्लियोटाइड्स की प्रकृति पे निर्भर करेगी, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो डीएनए की लंबाई होती है वो कौन कौन से जीवों की विशेषता है, कितने जीवों में कौन कौन सा पाया जाता है, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 1 पे आता है बेटा जीवाणु भोजी। जो जीवाणु भोजी का नाम है 5X174। 5X174 उसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 5386। कितने होते हैं बेटा, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 5386। नेक्स्ट हम बात करें, नंबर 2 होता है उसका नाम है लैम्डा जीवाणु भोजी। उसके अंदर पाए जाते हैं 48502 बेस पेयर। 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। उस बेस पेयर को अपन देखते हैं कि ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने पास ई कोलाई। जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई को अपन बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एस्चेरिया कोलाई। क्या होती है, एस्चेरिया कोलाई। और एस्चेरिया कोलाई के अंदर मिलते हैं 4.6 गुणा 10 की घात 6, 4.6 गुणा 10 की घात 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो लगभग 4.6 गुणा 10 की घात 6 क्षार युग्म होते हैं। अब हम आते हैं, भाई ये तो बात हो गई किसके ऊपर, जीवाणुओं के ऊपर, विषाणुओं के ऊपर। लेकिन हम बात करें कि हम खुद के ऊपर ले ले, एक मनुष्य के ऊपर ले ले, तो मानव के अंदर देखो सेल्स 2 टाइप की होती है। एक तो होती बेटा हैप्लोइड यानी अगुणित कोशिका, एक होती है डिप्लॉइड कोशिका। जो हैप्लोइड कोशिका होगी उसके अंदर जो अपन बात करें न्यूक्लियोटाइड, उसके नंबर होते हैं वो होते 3.3 गुणा 10 की घात 9, 3.3 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। लेकिन हम आगे देखें, जो मानव होता है, मानव के अंदर यदि द्विगुणित कोशिका हो जाए, डिप्लॉइड सेल्स आ जाए, यानी 2n कोशिका आ जाए, तो वहां कितने होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 क्षार युग्म होते हैं। 6.6 इंटू 10 की घात 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं एंड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हम यहां तक अपन पढ़ने के बाद अपन जाके देखते हैं कि जो डीएनए होता है वो होता कैसा है। तो चलिए हम बात करें कि जो अपने पास डीएनए होगा, डीएनए को जो निर्माण होता है वो होता है किससे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की अपन बात करें, संरचना की हम बात करें, तो संरचना कैसी होती है, आइए अपन बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे होंगी, तो इसके कितने घटक होते हैं बेटा। सबसे पहले हमको बात करनी, घटक कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 होता है नाइट्रोजन क्षार, नंबर 1 होता है नाइट्रोजन क्षार, नंबर 2 होता है पेंटोस शर्करा, और नंबर 3 होता है फास्फेट समूह। नंबर 1 हमने बात की नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नंबर 2 होता है पेंटोस शर्करा, और नंबर 3 होती है फास्फेट समूह। वापस याद कीजिएगा, नंबर 1 नाइट्रोजनी क्षार, नंबर 2 पेंटोस शर्करा, नंबर 3 होता है फास्फेट समूह। अब हम बात करें कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी अपन बात करें तो देखिएगा बेटा, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है, उसका नाम है प्यूरिन। नाम क्या होता है,
प्यूरिन, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ना है। आइए देखिए, तो नंबर 2 होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। नंबर 1 होता है प्यूरिन, नंबर 2 होता है पायरिमिडीन। अब हम बात करें कि इनकी पहचान कैसे करें। पहचान करने के लिए क्या करना होगा कि देखिएगा, यदि कोई प्यूरिन वलय अपने पास में है, यदि कोई प्यूरिन वलय पास में है और एक दे दिया जाए, पायरिमिडीन दे दिया जाए, तो दोनों की पहचान करने की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि प्यूरिन के अंदर हमेशा 2 वलय पाई जाती है। कितनी वलय पाई जाएंगी? 2 वलय पाई जाएंगी। और यहां पर बात करेंगे उसके अंदर, एक तो कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है हेक्सोज वलय, एक तो कौन सी होती है? हेक्सोज। और एक कौन सी होती है? पेंटोज वलय होती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास में प्यूरिन है तो वहां 2 वलय पाई जाएगी, जिसमें एक तो होती है कितने कार्बन वाली? 6 कार्बन की, और एक कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो अपने पास में देखते हैं, हाँ देखिएगा, आगे अपन जैसे बात करें कि अपने पास में प्यूरिन हो गई, पायरिमिडीन के पास चले तो वहां क्या होती है? इसमें 1 वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक पाए जाते हैं। हमने बात की प्यूरिन के अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर कितने पाए जाएंगे? 1 वलय वाले। अब प्यूरिन के अंदर इंक्लूड कौन कौन होते हैं? इनके अंदर जुड़े होते कौन है? एक तो होता है बेटा एडेनिन, जिसको अपन दिखाएंगे किससे? एडेनिन को अपन किससे दिखाते हैं? एडेनिन को अपन दिखाएंगे किससे? ए से। एडेनिन को अपन किससे दिखाते हैं? ए से। और ग्वानिन को अपन दिखाते हैं किससे? जी से। ग्वानिन को अपन किससे दिखाते हैं? जी से। तो अपने पास में जो प्यूरिन है उसको दिखाएंगे बेटा, ये तो एक तो होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। जबकि प्रिमिडीन की अपन बात करें तो प्रिमिडीन के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 3। नंबर 1 होता है, उसका नाम है साइटोसिन, और नंबर 2 होता है उसको बोलते हैं यूरेसिल, और नंबर 3 होता है उसको कौन बोलते हैं? थाइमिन। और इनको अपन बात कर दिखाएं तो दिखाते हैं, तो जो साइटोसिन होगा उसको डिनोट किया जाएगा सी से, यूरेसिल को यू से, और थाइमिन को टी से। लेकिन कुछ यहां कमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो यहां देखिएगा क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये क्या होते हैं? ओनली फॉर डीएनए में पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये किसमें पाए जाते हैं? ओनली डीएनए में पाए जाते हैं। जबकि अपने पास में आ जाए एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यूरेसिल, ये किसमें पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। अब कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट हैं, ये नीट बेस पे भी है, देखिएगा। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये क्या होता है? यूनिवर्सल नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी सार्वत्रिक नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक होता है साइटोसिन, सार्वत्रिक पायरिमिडीन होता है, जो ओनली किसमें होता है? डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। जो किसमें पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। आगे हम चले बेटा, अपने पास में क्या होती है? जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा क्या होती है? डीएनए और आरएनए में क्या होती है? अलग अलग होती है। अब अलग अलग कैसी कैसी होंगी? तो यहां पर बात करें, जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज। कौन सी होगी? डीऑक्सी रिबोज नामक क्या होती है? पेंटोज शर्करा होती है। जबकि हम बात करें आरएनए में कौन सी होती है? रिबोज शर्करा होती है। आपसे पूछा जाए बताइए डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजनी शर्करा होती है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा डीऑक्सी रिबोज। और जबकि अपन बात करें आरएनए में होती है कौन सी? रिबोज शर्करा। अब हम आगे चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 कौन सा है बेटा? फास्फेट समूह। फास्फेट का जो फॉर्मूला होता है PO4-3 होता है, और इसकी स्ट्रक्चर यहां आपके सामने बनी हुई है। अब हम बात करें कुछ अपने पास में जो इंपॉर्टेंट रूप में आता है, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये जुड़ते हैं किसके साथ? पेंटोज शर्करा के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ के क्या बनाते हैं?
न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ यदि क्या जुड़ जाए बेटा? फास्फेट समूह जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो अपने पास में बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। वो जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है उस न्यूक्लियोटाइड को ये अपन बोलते हैं डीएनए की इकाई, यूनिट ऑफ डीएनए। यूनिट ऑफ डीएनए किसको कहा जाएगा? अपने पास कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड को। अब यहां से सुनिए बेटा, जब दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ जाए, जब दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ जाए तो जुड़ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं, ये क्या होते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ती है और जुड़ने के बाद जो बनाएगी श्रृंखला उसका नाम होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब डाई न्यूक्लियोटाइड भी क्या होती है? जब बहुत सारी मैनी टाइप की क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करें कि जो डीएनए बनेगा, ये डीएनए बनेगा उसकी संरचना कैसी होती है, तो हम इसके 5 घटक पढ़ेंगे। कितने घटक पढ़ते हैं? 5 घटक। तो चलिए देखते हैं। यहां पर बात करें सबसे पहले डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना जब आप देखोगे तो बेटा डीएनए की संरचना में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं घटक। घटक कौन कौन से होते हैं? जो अभी मैंने लास्ट में बताया था आपको कि एक तो होता है बेटा नाइट्रोजनी क्षार, एक होता है पेंटोज शर्करा, एक होती है फास्फेट समूह। कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और एक होता है फास्फेट समूह। आगे हम बात करें, नंबर 2 पे आता है न्यूक्लियोसाइड। नंबर 2 पे कौन आता है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, हमको सब डिटेल से पढ़ना है कि न्यूक्लियोसाइड में होगा क्या। तो न्यूक्लियोसाइड को अपन देखते हैं तो इसमें क्या होगा? एक तो पेंटोज शर्करा, जानते हैं पेंटोज शर्करा क्या होती है? डीएनए में कौन सी होगी? डीऑक्सी रिबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सी रिबोज। और आरएनए में कौन सी होती है? रिबोज शर्करा। तो देखिएगा सबसे पहले कौन सी होगी? पेंटोज शर्करा। और उसके साथ जुड़ता कौन है? नाइट्रोजनी क्षार। कौन सा जुड़ता है? नाइट्रोजनी क्षार। ये आपस में जब जुड़ेंगे तो जुड़ते कौन से बंध से? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के जो बनाएंगे ना उसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार एन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? अपने पास में न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जांपल यहां सामने देखिएगा बेटा कि ये जो क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस नंबर 1 कार्बन पे OH समूह के स्थान पे जाके जुड़ता है। नंबर 1 कार्बन पे ये पेंटोज शर्करा है, ये पेंटोज शर्करा अपने पास में, इसके साथ में कौन आता है? नाइट्रोजनी बेस। और ये किससे पे जुड़ जाता है? नाइट्रोजनी बेस होता है ना। नंबर 1 जो कार्बन है इस पे क्या होता है? OH जो समूह मौजूद है इस पे जाके ऐसे कैसे जुड़ जाता है। और बॉन्ड कौन सा बनाएगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अपने पास में किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। तो हम बात करें कि अपने पास में जो नाइट्रोजनी क्षार है टोटल नंबर कितने? 4 होते हैं। किसके अंदर? डीएनए में। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये सब क्या होते हैं? पेंटोज शर्करा से आपस में जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? पेंटोज शर्करा से जुड़ते हैं। और जो पेंटोज शर्करा है उसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज एंड डीऑक्सी रिबोज। तो ये बनाएगा क्या? जब ये एडेनिन से जुड़ता है, एडेनिन से जुड़ता है तो एडेनोसिन बनाएगा, ग्वानिन से बढ़ता है तो ग्वानोसिन बनाएगा, और साइटोसिन से जुड़ता है तो साइटिडीन बनाएगा, और थाइमिन से जुड़ता है तो क्या बनाएगा? थाइमिडीन। यदि यहां थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता तो ये क्या बनाएगा? यूरेडीन बनाता है। क्या बनाता है? यूरेडीन बनाता है। तो हम बात करें एडेनिन को, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है डीऑक्सी एडेनोसिन भी बोल सकते हो, डीऑक्सी ग्वानोलिन भी बोल सकते हो, और एक बोल सकते हैं डीऑक्सी साइटिडीन, और थाइमिडीन को अपन बोलते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन। यहां तक अपन ने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोसाइड का जो निर्माण होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ करके अपने पास में क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लेता है। आगे हम चलिए तो हम बात करते हैं अपने पास में कौन है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये कैसे बनेगा? तो हमने बात की थी, पहले बताया हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट समूह से, न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट समूह से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का। अब हम बात करें कि भाई ये फास्फेट समूह जुड़ेगा कहां, ये जुड़ेगा कहां? तो बेटा अपन यहां बात करते हैं अपने पास में कौन सी शर्करा है? ये फास्फेट। ये कौन सी शर्करा है? वो क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी शर्करा। और नाइट्रोजनी शर्करा में अपन बात करें
कार्बन की बात करें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5, पांचवें कार्बन पे जाके फास्फोरस समूह जुड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, पांचवें कार्बन पे जाके क्या जुड़ता है? फास्फोरस समूह जुड़ता है। वो ये जुड़ेगा किस कौन से बॉन्ड से? फास्फो एस्टर बंध से जुड़ करके किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। यानी न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह है, फास्फो एस्टर बंध से जुड़ करके किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। चलिए आगे अपन ने नंबर 1 पढ़ा डीएनए की संरचना में, सबसे पहले तो पढ़ा घटक, नंबर 2 पढ़ा अपन ने न्यूक्लियोसाइड, नंबर 3 पढ़ लिया अपन ने न्यूक्लियोटाइड। अब हम आते हैं नंबर 4 के पास। देखिएगा, इसके बाद में अपने पास आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, बनती कैसे है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी कैसे? तो हम बात करें कि दो न्यूक्लियोटाइड 3 डेज 5 डेज फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, अपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा भी, तो जब दो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इस प्रकार अनेक क्या जुड़ जाए बेटा? न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, अनेक बहुत सारे क्या जुड़ जाए? न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, तो हम बात करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियो। जब अनेक कौन अपने पास में न्यूक्लियोटाइड हैं, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? फास्फोएस्टर बंध से जुड़ जाते हैं। वो जुड़ के क्या बनाते हैं? लंबी चेन का निर्माण करते हैं। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले अपने पास में कौन है? ये तो हो गया कौन सा? पेंटोज शर्करा। ये तो क्या हो गई? पेंटोज शर्करा, पेंटोस शर्करा। और ये अपने पास में क्या हो गया बेटा? फास्फेट समूह। और ये कौन हो गया? नाइट्रोजनी बेस। बताओ, इन तीनों ने जुड़ के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों ने जुड़ के एक श्रृंखला तो ये हो गई, एक श्रृंखला ऐसी ये हो गई, एक ये हो गई। ये बहुत सारी श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ती है तो एक चैन का निर्माण कर लेती है। एक क्या होती है? चैन का निर्माण कर लेगी, श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। उस श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ध्यान से सुनिएगा बेटा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, इसके ऊपर अब देखोगे बेटा, एक साइड तो क्या होता है बेटा? फास्फेट समूह मौजूद होता है, और एक साइड कौन होता है बेटा? OH समूह मौजूद होता है। एक साइड तो कौन होता है? फास्फोरस समूह, और एक साइड कौन सा? OH समूह। जिधर की साइड क्या मिल जाएगा आपको? फास्फेट समूह मिल जाए, उस श्रृंखला का नाम क्या हो जाता है बेटा? 5 डेज। नाम क्या हो जाएगा? 5 डेज। और जिस साइड आपको क्या मिल जाएगा बेटा? OH समूह दिख जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डेज। तो आपसे पूछा जाए, बताइए डीएनए की जो श्रृंखला है उसका नाम अपन जब लिखेंगे तो एक श्रृंखला है, तो एक सिरे को तो अपन क्या बोलते हैं? 5 डेज। तो दूसरे को अपन क्या बोलेंगे? 3 डेज कहते हैं। एक का नाम क्या होगा? 5 डेज, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? 3 डेज। तो अपन बात करें, ये तो हो गया कौन अपने पास में? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। किसका निर्माण हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। अब नंबर 5 पे अपन आते हैं, द्विकुंडली डीएनए का निर्माण कैसे होता है? द्विकुंडली डीएनए का निर्माण कैसे होता है? तो इसको अपन जब समझे तो देखिएगा कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब देखो बेटा, ये तो हो गई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब यहां अपन बात करेंगे कि इसके ही, तो यहां क्या होगा? एडेनिन तो बनाता है डबल बॉन्ड थाइमीन से, थाइमीन डबल बॉन्ड बनाएगा एडेनिन से, और ग्वानिन डबल बॉन्ड बनाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, और साइटोसिन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किससे? ग्वानिन से। तो यहां पर बात करेंगे, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से प्रति समानांतर क्रम में जुड़ी होती है, जिसमें एक श्रृंखला तो कैसी होती है? 5 डेज से 3 डेज की ओर, जबकि दूसरी जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है? 3 डेज से 5 डेज की ओर। तो यानी अपन बात करें, एक श्रृंखला तो क्या होगी? यहां से इसका नाम दे दिया अपन ने 5 डेज, तो यह हो जाएगी 3 डेज, जबकि इसकी प्रति समानांतर होंगी दूसरी श्रृंखला कैसी हो जाएगी? 3 डेज और 5 डेज, ऐसे बनाएंगे। अब यहां क्या होता है, अपन बात करें कि यदि इस श्रृंखला पे यहां एडेनिन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा किससे? थाइमीन से। यहां अपन बात करें थाइमीन है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा वही एडेनिन से। लेकिन यदि आपको मिल जाए साइटोसिन मिल जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किससे? ग्वानिन से।
और यदि यहां ग्वानिन मिल जाए तो वही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किससे, साइटोसिन से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बंध होगा, वह ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बंध होता है, और हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अपन डीएनए का जो द्विकुंडलित जो मॉडल है उसको अपन को डिटेल से पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए अपन बात करें, एक नियम आता है, उसका नाम है इरविन-चारगाफ का तुल्यता का नियम। इरविन-चारगाफ का तुल्यता का नियम, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन बात करें कि जो द्विकुंडली डीएनए का जो निर्माण होता है वो निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन ने बात किया, यहां देखिएगा ये तो कौन है बेटा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। नंबर अपन बात करेंगे, ये तो है अपने पास में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब ऐसे के ऐसे इसके विपरीत दिशा में प्रति समानांतर, तो देखिएगा ये तो हो गया 5' और ये हो गया 3'। इसके जस्ट प्रति समानांतर कौन सा होगा बेटा, ये OH समूह है तो 3', या फास्फेट समूह है तो 5'। बन गया नहीं बन गया। अब देखिए बेटा, यहां एडेनिन है तो एडेनिन बॉन्ड किससे बनाएगा, थाइमिन से। ये थाइमिन है, ये भी डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, एडेनिन से। आगे आप देखोगे तो वही ग्वानिन है, कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। किससे बनाएगा, साइटोसिन से। वो वही साइटोसिन है, बताओ ग्वानिन से कौन से बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये है कौन, ये है बेटा अपने पास हाइड्रोजन बंध। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, विशेषता थोड़ी सी विशेषता देखोगे कि बेटा देखो, एक तो फास्फेट, एक है नाइट्रोजनी शर्करा। ये तो अपने जो डीएनए का मॉडल होता है ना, इसका क्या बनाती है, आधार बनाती है। क्या बनाती है, आधार बनाती है। जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये बीच में मौजूद होते हैं। कहां मौजूद होते हैं, बीच में मौजूद होते हैं। अब अपन चलते हैं चारगाफ का तुल्यता का नियम। देखिएगा, इरविन-चारगाफ का तुल्यता का नियम क्या कहता है, वो बोलता क्या है, उन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर एवं एक दूसरे के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। वो कैसे होता है, तो हम बात करें, यहां पर देखेंगे तो देखिए एडेनिन अपॉन थाइमिन इक्वल ग्वानिन अपॉन साइटोसिन बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहां पर वही बोलेंगे कि एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बात किसने कही, ये बोली इरविन-चारगाफ ने कही। किसने कही, इरविन-चारगाफ ने बताया। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। आइए हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि जो डीएनए है उसकी द्विकुंडली संरचना अपन ने पढ़ी थी। अब हम बात करें तो जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल है, ये मॉडल दिया किसने, भाई कौन से वैज्ञानिकों ने ये दिया। अपन ने पढ़ तो लिया कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, जब दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से परस्पर जुड़ करके द्विकुंडली संरचना का निर्माण करती है। वो जुड़ी किसके माध्यम से होती है, हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से, जिसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बंध पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। तो आइए अपन बात करें डीएनए द्विकुंडलित मॉडल को अपन पढ़ते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। अब हम बात करें मॉडल दिया किसने, तो देखिएगा बेटा, मॉरिस विलिकन्स व रोजेलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विलिकन्स व रोजेलिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यानी निवर्तन आंकड़ों के आधार पर सन 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। पूछा जाता है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब प्रस्तुत किया बेटा, 1953 में। किसके मॉडल के आधार पर, तो वो दिया था विलिकन्स और फ्रैंकलिन के मॉडल का। कौन सा मॉडल था उनका, एक्सरे निवर्तन, एक्सरे निवर्तन एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर उन्होंने दिया था। अब हम बात करें कि जो भी अपने पास डीएनए है, यहां देखिएगा जो डीएनए अपन को दिखाई देगा, इस डीएनए की विशेषता क्या है, इनकी क्या विशेषताएं, तो विशेषता अपन बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि डीएनए में होती क्या है, तो नंबर 1 तो देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2 तो कितनी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। क्या होता है, जो डीएनए होगा, अपना जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। सबसे पहले तो अपन ने ये मालूम चल गया, और जिसका क्या होता है, आधार शर्करा और फास्फेट का बना होता है। अभी मैंने समझाया था, अभी आप देखिएगा यहां देखिए, इसका आधार किसका बना होता है, शर्करा और फास्फेट का बना होता है, जिसका और तथा छाल के भीतर क्या होते हैं, प्रक्षेपी लगे होते हैं। अब अपन अंदर जाके देखेंगे, देखिए ये तो है फास्फेट और शर्करा,
लेकिन आगे अपन यहां देखें बीच में कौन मौजूद पाए जाएंगे, अपने पास में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और जब दो क्षार आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाएंगे, बेस पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस पेयर। तो नंबर 2 होते हैं, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवता रखती है। अब प्रति समानांतर ध्रुवता क्या होती है, तो यहां देखिए ये जो रेड कलर की है वो तो 5 डेज है, नीचे जाके अपन देखेंगे कौन सी मिल जाएंगी, 3 डेज मिल जाएंगी। आगे अपन देखते हैं ये ब्लू कलर की है, ये ऊपर देखते हैं 3 डेज और नीचे जाके देखते हैं 5 डेज। एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समानांतर होती है, और साथ में इसमें एक श्रृंखला की ध्रुवता तो कहां से कहां होती है, 5 डेज से 3 डेज की ओर, जबकि दूसरी श्रृंखला की ध्रुवता कहां से होती है, दूसरी श्रृंखला की ध्रुवता 3 डेज से 5 डेज की ओर होती है। अब दोनों रज्जुओं के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म बनाते हैं, और जिसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में वही डबल बंध आएगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बंध आते हैं, लेकिन प्यूरिन के विपरीत दिशा में कौन होता है, pyrimidine होता है। और आप सबको मालूम है, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, प्यूरिन, प्यूरिन के अंदर कौन होते हैं, अपन बात करें एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन में कौन होता है, एडेनिन ग्वानिन, और अपन बात करें पाइरिमिडीन में, पाइरिमिडीन में कौन होते हैं, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यही मैंने बताया था आपको। तो यहां अपन बात करें एडेनिन तो जुड़ा होता है किससे, थाइमिन से, और ग्वानिन जुड़ा होता है किससे, साइटोसिन से। तो यहां बात कीजिए, एक साइड तो क्या मिलेगी आपको, एडेनिन वो प्यूरिन, और एक साइड क्या मिलेगी, pyrimidine। तो यहां देखिएगा ये जब बात करें तो ये तो है कौन, प्यूरिन, तो ये कौन सा हो जाएंगी, pyrimidine। दोनों साइड में क्या होगा, एक साइड तो दिखाई देगी कौन, प्यूरिन, और दूसरी साइड कौन दिखाई देगी, pyrimidine। आगे चलिए नंबर 4, डीएनए अणु को बनाने वाली दोनों पूरक श्रृंखलाएं एक ही अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाती है। अब यहां इसका कुंडलन देखेंगे तो बेटा कौन सा कुंडलन है, दक्षिणावर्त। जब अपन इसको खोलने लगेंगे तो अपन को वामावर्त घुमाना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, एक सीधी लाइन बन जाएगी। कुंडलन कैसा होता है, दक्षिणावर्त। कैसा होगा, दक्षिणावर्त कुंडलन होता है, और इसमें प्रत्येक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 3.4। देखिए यहां से ये कुंडलन है, यहां से स्टार्ट हो गए और यहां तक, तो यहां पर बात करेंगे ये तो बन जाती है इसकी गहरी खांच, ये होती है हल्की खांच। तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। और अपन बात करें इस कुंडलन के अंदर, इस कुंडलन के अंदर 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कितने बेस क्षार युग्म होते हैं, 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें दोनों क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, अपन बात करें इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 0.34 एंगस्ट्रॉम वो नैनोमीटर होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। आगे हम बात करें कि अपने पास में नंबर 5 क्या होता है, द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरा क्षार युग्म स्थित होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लगातार क्या होते हैं, एक के ऊपर एक क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। और हम बात करें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपके पास डीएनए है उसको स्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करता है, ये स्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करते हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डबल बंध और एक होता है ट्रिपल बंध। यानी डबल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध किस किस के मध्य पाए जाएंगे, एडेनिन और थाइमिन के मध्य कौन सा पाया जाता है बेटा, डबल बंध। और ट्रिपल बंध किसके बीच में पाया जाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच। यहां तक हमने पढ़ा कि भाई डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, और डीएनए के अंदर होते कौन कौन से, घटक कौन से होते हैं। तो हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, चलिएगा। तो देखिएगा मैंने आपको बताया आज की क्लास में आपने पढ़ा कि इसका सबसे पहले परिचय, परिचय के बाद में नंबर 1 टॉपिक आपने पढ़ा डीएनए। डीएनए कौन से जीवाणु में किस प्रकार का होता है आपने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में नंबर 2 में देखा अपन ने कि जो इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला संरचना कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ने नंबर 1 पढ़ा, नाइट्रोजन क्षार होता है, पेंटोस शर्करा होती है, फास्फेट समूह होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, पेंटोस शर्करा होती है, फास्फेट समूह होते हैं। फिर अपन ने बात किया उसके अंदर, अब इसमें बात किया अपन ने, इनको कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया। और इनको पढ़ने के बाद में
फिर चले अपन कि डीएनए की जो संरचना होती है इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो नंबर 1 तो मैंने पढ़ाया बेटा, इसको घटक कौन कौन होते हैं ये अपन डिटेल से पढ़ चुके। फिर हमने पढ़ाया क्या न्यूक्लियोसाइड कौन होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड कौन होते हैं, इनको अपन ने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद में नंबर 4 आपको पढ़ाया पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है और द्विकुंडली डीएनए श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। और फिर डीएनए जो द्विकुंडली डीएनए की जो संरचना होती है उसको भी हमने कंप्लीट पढ़ा कि भाई एक श्रृंखला तो कैसी होती है, एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला के क्या होती है, प्रति समानांतर होती है, जिनमें क्या होते हैं अपन बात करें कि जो कोडिंग होती है उनकी, एक पे तो कैसी होती है, कुंडलन कैसा होता है 3 डेज से 5 डेज से 3 डेज, दूसरी पे कैसा होता है 3 डेज से 5 डेज होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा डीएनए की जो विशेषताएं होती है और डीएनए का जो मॉडल है, द्विकुंडली मॉडल है, ये दिया किसने है, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में हम बात करें कि डीएनए की विशेषता क्या होती है, तो अपन ने विशेषताएं कंप्लीट पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन बताएंगे कि जो डीएनए की जो डीएनए है उसकी खोज किसने की। अब डीएनए क्या था, एक आनुवंशिक पदार्थ था, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की, खोज के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।